पहले के 3 वीडियो में हमने सीखा है बेसिक्स को और एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर फर्स्ट को करते हैं। यहाँ लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा 12 का हम क्या कराएंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो 12 होगा 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। अब हम क्या कराते हैं भैया, 15 का करवा लेते हैं। यहाँ 15 का करवा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 5। और ऐसे ही हम 21 का भी करवा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 7। अब हम इनके HCF की बात करते हैं। तो HCF क्या होता है कि जो भी ये जो आपकी 3 संख्याएं दी हैं, इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड कराए हो, इन तीनों संख्याओं में कौन सी चीज कॉमन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस वाले में देखिएगा, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तीनों में मिले, ठीक है। तो जिसमें जैसे आपको ये दे रखा है तो तीनों में मिलना चाहिए, वही आपका HCF है। तो यहाँ पे ये आपका 3 क्या हो गया, HCF। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसमें देखिएगा 2 है, लेकिन इस वाले गुणनखंड में 2 नहीं है, ना ही इसमें है। कोई भी अगर छूटा, ठीक है, तो इसका मतलब वह HCF नहीं है। HCF होने का मतलब क्या है कि जो भी आपको संख्याएं दे रखा है, जैसे ये संख्याएं दिया था, तो इनका जब भी हम अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो उनका जो गुणनखंड आएगा, उन सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मिलना चाहिए। तो हमारा HCF यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हम लोग LCM को निकाल लेते हैं। तो LCM को यहाँ पे देखिएगा, LCM क्या होता है, जो मिलता है उसको तो रखते ही रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 मिल रहा है, और जो नहीं मिलता है उसको भी रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7, ठीक है। अब इनका गुणा करा देते हैं। तो देखो, ये 3, ये 4, ये 5, ये गुणे 7, इसको यहाँ पे करवा देते हैं। एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी आपको 5 दिया हो और सम संख्या दिया हो, तो सबसे पहले उनका गुणा करा दो। इससे होता क्या है कि गुणा करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसका गुणा कराऊंगा। देखो 5 चौक 20, 20 तेईस 60 और 6 सते 42, यानी कि सीधा सीधा कितना आ जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका गुणा कराऊंगा, तो हो जाएगा 20, ठीक है। अब 0 अगर आस पास आ गया तो वो आसान कर देता है। अब देखिएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, एक 0 लगा दो, और 6 सते 42 यानी 420, ठीक है। तो LCM जो आ गया है इसका, इस संख्या का, यह LCM है 420, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करवा लेते हैं, 17 का गुणनखंड करा लेते हैं। तो 17 ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 17 × 17। ऐसे ही 23 का कराएंगे, तो 23 भी आपकी अभाज्य संख्या है, तो 23 ये इस तरीके से आ जाएगी। 29 भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इनका हम क्या करते हैं भैया, HCF निकाल लेते हैं। HCF, HCF क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में एक मिल रहा है, ठीक है, जो कि कॉमन है तीनों में। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, वह 1 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, एलसीएम को देख लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये होगा आपका 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब इस एक को आप इसके गुणे में रखो अथवा ना रखो, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा कराएंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? या फिर ये कह सकते हो, आप 17 को गुणनखंड कराते तो 17, 23, 29। ठीक है, एक दिखाते अथवा ना दिखाते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक तो हमेशा होता ही है। ठीक है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक जरूर होता है। ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको लोगों को क्लियर है? अच्छा, इनका गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, मैं क्या कराता हूँ, 23 में 17 का गुणा करा देता हूँ, तो हो जाएगा 17 थी 51। ठीक है, और 17 दुनाई 34, तो कितना हो जाएगा, 391। इसमें हम 29 का गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, और 9 ना 81 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और 27 8 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अच्छा, 2 का करा देते, 2 एक कम 2, और ये 18 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ करवा लेते हैं, इस साइड में करवा लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, 391 में किसका गुणा कराना है भैया, 29 का कराना है, तो हो जाएगा 9 एक कम 9, 9 9 81, और 9 त्रिक 27, 27 8 कितना हो जाएगा भैया, 27 8 हो जाएगा 35। 2 का कराते हैं, 2 एक कम 2, और 2 नहीं 18, और 2 तिहाई 6 1 7, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 5 13, और ये हो जाएगा 7 3 10 1 11, 11,339। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा भैया, 11,339। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलसीएम को निकाल लिया। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ये तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, 8 का अभाज्य गुणनखंड करा देते, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, 9 का भी करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणे 3, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2। ऐसे ही हम 25 का करवा लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा भैया, यह होगा 5 गुणे 5, इसे लिख सकते हो 5 की पावर 2। अच्छा, पावर में लिखने में थोड़ा सा जगह कम होता है, दूसरी बात आसान भी होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर है। इसका हम लोग देखते हैं HCF। अब इसमें देखिएगा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो जब भी कुछ नहीं मिलता है तो उसमें एक जरूर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका HCF हो जाएगा भैया 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है, पहले तो यह चेक करते हैं कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो कॉमन हो, अगर कॉमन है तो उसकी अधिकतम घात लेते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या कॉमन है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, जो नहीं मिलता है, जो कॉमन नहीं होती उनको भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, अधिकतम घात लेंगे 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2। अब यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि इसमें अधिकतम घात वाला कुछ मामला हो, मतलब सीधी सी बात कहने का ये है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 ही है, यहाँ पे ना तो 3 है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब इसको करवा लेते हैं, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8,
ये हो जाएगा 3 त्रिक को 9 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने एक चीज बताई है, जैसे 8 नहीं 72 या 9 ही 72। अब 72 को गुणा 25 में कराने में थोड़ी सी समस्या होगी। ठीक है, तो मैं क्या कराता हूँ, जब भी आपको इस लास्ट में 5 दिया हो, सम संख्या दिया हो, तो सबसे पहले आप उसका गुणा कराइएगा, ये आसान बना दे। ठीक है, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, आप कहोगे 200 हो जाएगा। बस, अब 9 दूनी 18, 2 जीरो लगा देना है, काम का। तो हमारा जो एलसीएम आ गया है वह कितना आ गया भैया, 1800 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे के प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न दिया है, एचसीएफ जो है, दो संख्याएं हैं 306 और 657, उनका एचसीएफ जो है वो कितना दे रखा है भैया, 9 दे रखा है। एलसीएम 306 और 657 का हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम लोग लिख, हमें दो संख्याएं दिया है, ये एक तो एक ये, मैं एक संख्या मान लेता हूँ कि ए हमारे पास है 306, बी संख्या, ठीक है, इसको बी से दिखा देते हैं, यह है भैया 657, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 9 दे रखा है। आपको जो निकालना है वह निकालना है एलसीएम, एलसीएम में क्वेश्चन मार्क लगा। अब एक बात आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, जब भी दो संख्याएं होती हैं और उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दो संख्याएं कौन सी हैं भैया, ये है 306, इस फार्मूले में रखेंगे 657 बराबर एचसीएफ कितना है, 9 है, यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 9 है, गुणे एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना है तो 9 गुणे में इस साइड में आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 एलसीएम। ठीक है, अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम क्या करवाते हैं, देखो 9 का भाग कैसे चेक करेंगे, इनके अंकों को जोड़ देते हैं, 6 3 9, अब 9 का भाग 9 में चला जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 6 5 11, 11 7 18 और 9 दूनी 18, ये संख्या भी, ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी 9 से कट जाएगी, तो आप किसी एक संख्या को 9 से काट दीजिएगा, तो मैं इसको काट कर, ठीक है, ये हो जाएगा 9 सते 63, कितना बचा, दो 9 त्रिक 27। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि 306 गुणे 73, यही हमें निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, 306 गुणे 73 और ये हो जाएगा 3 18। ठीक है, 3 का गुणा 0 में तो 0 होगा, हासिल 1 था, ठीक है, कैरी 1 था, और 3 त्रिक को 9 और 7 42, इस तरीके से आ जाएगा, और 7 त्रिक 21 8, और ये हो जाएगा 2 1 3, 9 4 कितना होगा 13, और यहाँ 2, यहाँ 2, यानी जब आप इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 22,338, 22,338, यही हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलसीएम को निकाल लिया। क्या इतनी बात क्लियर, ये ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर हो, यानी कुल मिला के 10 जरूर, 10 बनना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड कराएंगे, और गुणनखंड कराने पर 2 हो और 5 हो,
ये होना आवश्यक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी गायब है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम 6 की पावर n को जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। और n जो है आपका यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी n जो है आप क्या रखोगे, 1 2 3 इस तरीके से अनंत तो मतलब प्राकृतिक संख्या रखोगे। ठीक है, अच्छा अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 तो है, इसका गुणनखंड कराने पर यानी 6 का गुणनखंड कराने पर आपको 2 तो मिल रहा है, लेकिन 5 नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या मिलना चाहिए, कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में ये दोनों संख्याएं शामिल हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे भैया, 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 तो प्राप्त हो रहा है, 2 तो प्राप्त हो रहा है, परंतु परंतु 5 प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे ही तमाम प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 4 की पावर n, इसको कह दे भैया ये संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। ठीक है, आपको कह दिया मान के चलिएगा 12 की पावर n, इसको कह दिया 0 पर समाप्त होगी। 15 की पावर n, इसको बोल दिया कि 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। तो आप इसी के आधार पर ये तमाम प्रश्नों को अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी हो और 5 भी हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 तो है, 2 तो है परंतु 5 नहीं है। अगर 5 होता है इसके अभाज्य गुणनखंड में तो यह संख्या निश्चित तौर पर 0 पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगला प्रश्न समझते हैं। यहाँ पे छठा प्रश्न दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है, एक तो प्रश्न यह है और दूसरा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं की। ठीक है, तो पहले तो आप समझिएगा भाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, भाज्य संख्याओं में क्या होता है कि उनका अगर आप गुणा कराओगे, गुणनखंड कराओगे, ठीक है, गुणनखंड कराओगे, गुणनखंड कराने का मतलब है कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या 2 से अधिक संख्याओं से, 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। या ऐसे कह सकते हो कि अभाज्य संख्याओं का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि स्वयं से या एक से, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि उनके अलावा भी अन्य और किसी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए तो उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आइए इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को मैं पहला नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए। हमारे पास संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये बात अलग है, ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे आपको दिया हो 4 प्लस 2, ठीक है, अब समझिएगा इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 प्लस 2। ठीक है,
अच्छा, मैं इसकी अगर बात करूँ तो आपको कॉमन क्या मिलेगा? आप कहोगे इसमें हमें 2 कॉमन मिल जाएगा ना 2 कॉमन, 2 निकाल लोगे तो ये बचेगा 2। क्या इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही आपको यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 13 है और यहाँ 13 है, तो इसमें 13 कॉमन मिल जाएगा। अंदर बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, ठीक है, 13 और 11 सते 77 प्लस 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा 78, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 ले सकते हो और 13 छंग 78, बस आपको और ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो पूरी संख्या है, ये वाली जो पूरी संख्या है, ठीक है, इसका पूरा गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से दिखा सकते हो कि यह देखो 13 से भी विभाज्य। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई भी संख्या, समझिएगा यहाँ पे समझिए, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे 2 जो है 2 से जो है 6 विभाज्य है, तो सीधी सी बात है कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसको आप लिखोगे 2 गुणे 3, तभी ये 2 से विभाज्य हो पाएगी। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी संख्या को आप अगर विभाज्य करवा रहे हैं, अगर उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब है उसके गुणनखंड में वो संख्या शामिल जरूर। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसी को समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 5 जो है 6 को विभाजित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको देखो, ये संख्या 13 से विभाज्य है, ये संख्या 6 से विभाज्य है और यह संख्या 1 से भी विभाज्य है, तो इसलिए संख्या भाज्य है। अगर 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य होगी, ठीक है, तो वह भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे यह यह संख्या, ऐसे लिखिएगा, यह संख्या 13, यह संख्या 13 1 व 6 से विभाज्य है। अतः अतः यह संख्या भाज्य है। अतः यह संख्या भाज्य है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ये वाला प्रश्न है, ठीक है, यह प्रश्न आपको अपने आप से करना है, यह होमवर्क, ठीक है। इस प्रश्न को इसके आधार पर करिएगा। बस आपको क्या करना है कि जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें आपको कॉमन कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर बाकी का आपको सॉल्व कर लेना है। फिर इसी तरीके से दिखा देना है कि अगर 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य है, तो आप कह दोगे कि भैया ये भाज्य संख्या है। क्या इतनी बात क्लियर है? 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है, जिस पर सोनिया जो है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ये वही स्थान है जहां से दोनों स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि जो है तेज दौड़ रहा है, सोनिया धीरे दौड़ रही है। एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और सबसे मेन बात यह है कि एक ही दिशा में, यानी सोनिया भी इसी दिशा में चक्कर लगा रही है ऐसे, और रवि भी इसी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग दोनों, देखो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, रवि तेज दौड़ रहा है तो रवि का एक चक्कर 12 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, और सोनिया का एक चक्कर 18 मिनट में। अब 18 मिनट में रवि तो यहाँ आ जाएगा, आगे निकल जाएगा, फिर ये चक्कर लगाते रहेंगे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों यहीं पे आके
या एक साथ जो है पुनः मिलेंगे। कहाँ पे कह रहा है? प्रारंभिक स्थान पे। तो यहाँ पे पुनः दोबारा मिलना चाहिए, तो कब मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों का एलसीएम निकाल, क्या निकालते हैं साथियों? एलसीएम निकालते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 18, तो 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, 12 का गुणनखंड कराओगे अभाज्य, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 कहीं 12 ही हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3। ऐसे ही आप 18 का करवा लीजिएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ 3, यहाँ 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 की पावर। इनका क्या निकालोगे भैया? एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम में क्या होता है? सबसे पहले तो चेक करते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड में अधिकतम घात को लेते हैं, तो 2 की अधिकतम घात भैया 2 है, तो इसको ले लो। ऐसे 3 को, यहाँ पे 3 की अधिकतम घात 2 है, और कुछ है नहीं, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिक को 9, यानी 36 मिनट। वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब आएंगे? 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, सोनिया जो है, एक चक्कर सोनिया को लगाने में, मैं सोनिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे समझिएगा। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा भैया? 18 मिनट। उसका दूसरा चक्कर लगाने में कितना मिलेगा? 36 मिनट। ठीक है, सोनिया एक चक्कर घूम के आएगी, 18 मिनट लगेगा। दूसरा चक्कर फिर यहाँ पे आ जाएगी प्रारंभिक स्थान पर, आपको प्रारंभिक स्थान पर दिखाना है। अब अगर मैं रवि की बात करूँ, किसकी बात करूँ भैया? रवि। तो रवि को देख, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 मिनट। दूसरा चक्कर लगाने में कितना मिलेगा? लगेगा 24 मिनट। तीसरा चक्कर लगाने में मिलेगा 36 मिनट। तो आपको यही दिखाना है। देखो, जैसे ये सोनिया जो है दूसरे चक्कर में कहाँ पे होगी? प्रारंभिक स्थान पर होगी, और दूसरा चक्कर इसका कितने उसमें पूरा होगा? 36 मिनट में। और रवि का तीसरा चक्कर लग गया होगा, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे कब? 36वें मिनट पे। क्या आपको ये बात समझ में आई?